स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की बात की जाए, या बात की जाए एडोल्फ हिटलर की, या बात की जाए रोमानिया के निकोलो चौशेस्कू की, या बात की जाए मुअम्मर गद्दाफी की, इन सभी तानाशाहों में क्या चीज आपको कॉमन लगती है? जो चीज कॉमन रही, दिखी और अंत में साबित भी हुई, वो ये कि ये सभी तानाशाह एक डर से ग्रसित हो गए थे अंत में कि इनको खत्म कर दिया जाए, और खत्म होते भी। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मन में भी यही डर है? क्या वो अपनी ही आर्मी से डरे जा रहे हैं कि बार बार इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं? और इस डर के यथार्थ क्या है, इन सब पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, अगर आप अक्रॉस वर्ल्ड देखिए तो तमाम आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व में खुद को सबसे ताकतवर दिखाने वाला राष्ट्रपति अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। अंत तक हम इसकी ही पड़ताल करेंगे, देखेंगे उन सभी एंगल्स को, सभी आयामों को जो इस बात से जुड़ते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो जिनपिंग का डर है वो सिर्फ जिनपिंग का डर नहीं है। इस प्रकार के डर पूर्व में भी तानाशाहों को रहे हैं, जिनके उदाहरण मैंने बताए। तो अंत तक देखते हैं इसमें होता क्या है। चलिए बात करें अगर आगे, तो बस इतना बताता चलूं कि ये PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास लिंक पे स्कैन करिए और यहां पे जुड़ जाइए। इट्स विकास लाइव इंस्टाग्राम, यहां पे भी जुड़ जाइए, बातें मुलाकातें यहां पे भी होंगी। PDF यूपीएससी डिस्कशन, ऑप्शनल डिस्कशन यहां पे होगा। शॉर्ट में चीज और बताते चलें कि स्टडी IQ में अगले कुछ दिन, है ना, यानी कि अगर हम बात करें तो 10 जुलाई तक 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज में। हिंदी साहित्य जो मैं पढ़ाता हूं उसमें भी 50% ऑफ पड़ेगा अगर आप मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल करते हैं, या P2I फाउंडेशन बैच से आप जुड़ते हैं, वहां पे भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्या है बात, शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या है? एक होता है ना, जब कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है तो उसे इस बात का भी डर होता है कि ये शक्ति कहीं चली ना जाए। और इस प्रकार के लोग, आप चाहे नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, वर्तमान में चीन की बात कर लें, कुछ हद तक आप रूस की बात भी कर सकते हैं, वे लोग जिन्होंने खुद को लंबे समय तक या अंत तक खुद को ही अपने राष्ट्र का हेड घोषित कर दिया, उन सबके मन में एक डर रहा कि कहीं ये सत्ता हमसे छिन ना जाए, और अगर सत्ता छिन गई या हमको हटा दिया गया तो हमारे साथ क्या होगा। अब अगर हम शी जिनपिंग को देखें तो जो उनके आसपास फसाड है वो क्या दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली नेता है इतिहास के, है ना। 2022 में अभूतपूर्व रूप से तीसरे कार्यकाल पे आए, है ना। पार्टी, राज्य, सेना, सब पे संपूर्ण नियंत्रण है। लेकिन अगर आप थोड़े डीप डाइव करें, थोड़े से अंदर जाएं, तो देखते क्या है कि पिछले 4 वर्षों में, है ना, पिछले 4 वर्षों में 100 से ज्यादा जो जनरल हैं वहां पे उनको हटाया जा चुका है, उनका सफाया हो चुका है। 100 से ज्यादा सिर्फ 4 वर्षों में। इतना तो वेरिएशन आप पाकिस्तान में नहीं देखते होंगे, सीरिया में नहीं देखते होंगे, चीन में दिख रहा है। और क्या है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने रैंडम लोगों को हटा दिया जिनको ये पसंद नहीं करते थे। हर वो व्यक्ति, हर वो जनरल जो हटाया गया, वो सब इनके वफादार थे, इनके बड़े क्लोज थे। तो कहीं ना कहीं जिस डर की बात हो रही है, कुछ तो उसमें बात है। थोड़ी और बात करते हैं। आप पिछले अगर 10 वर्षों से चीन को फॉलो करें, शी जिनपिंग को फॉलो करें, तो वो बार बार सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं ना, कि एक ही भाषा रहे, एक ही क्षेत्र रहे, एक ही प्रकार के लोग रहें। अन्य धर्मों के प्रति उनका जो दमन रहा वो भी बहुत चर्चा में रहा। अब थोड़े से और हम सफाई की बात करें, सांस्कृतिक सफाई की बात हमने कर ली। पिछले 4 वर्षों में 104 के आसपास जो जनरल थे उनको हटाए गए। स्रोत भी मैंने लिख दिए, आप देख सकते हैं, आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 47 शीर्ष अधिकारी इसमें से कौन थे? वो 4 रैंक स्टार थे, जो 4 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं वो थे। मतलब अगर आप एक बड़े स्तर पे देखें तो जो हेड होता है उसके जस्ट नेक्स्ट लेवल के बहुत सारे अधिकारी हटा दिए गए। देन क्या है, इन अगर देखा जाए तो 32 में से 29 3 स्टार जनरल थे, जिनको वो खुद चुन के लाए थे। मतलब जिनपिंग साहब खुद उनको चुन के लाए थे और उनको हटा दिया। मतलब 3 स्टार 4 स्टार लेवल के जो जनरल्स हैं, जो सेना के ऑफिसर्स हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनका सफाया किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने ही चुने लोगों पे गाज गिराने लगते हैं, इसका मतलब क्या है कि अंदर से कहीं ना कहीं डर जो है आपके भर गया है। वो एक शेर भी है ना कि उन्हें इस बात का डर है कि लोग डरना न छोड़ दें।
कहीं ना कहीं जिनपिंग साहब के साथ भी यही बात दिखती है कि वो भी डरे हुए हैं। थोड़ी सी और बात करें अगर, क्या है, अगर हम थोड़ा सा समय रेखा चले, कुछ हम जनरल्स की बात भी करेंगे, तो क्या हुआ 2012 से 2016 की बात करें तो शुरुआती भ्रष्टाचार विरोधी जो अभियान थे, जिसको लेके जिनपिंग आए कि यार हम भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे, और सत्ता के जो सत्ता में जो केंद्रीय सैन्य आयोग है जिसे हम सीएमसी कहते हैं, सीएमसी अगर हम बात करें तो चीन का जो सबसे बड़ा सैन्य ढांचा है जिसकी अध्यक्षता खुद शी जिनपिंग करते हैं, उसकी बात है, तो ये उसको लेके आए और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि जो चीन की आर्मी है वहां से हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। जुलाई 2023 की बात करें तो पहला बड़ा झटका लगता है जब रॉकेट फोर्स का जब हम बात करते हैं तो शीर्ष नेतृत्व रातों रात साफ हो जाता है। वो नेतृत्व जो चीन के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पे काम कर रहा था, रातों रात हटा दिया जाता है उसको, है ना। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जनरल्स जो इससे जुड़े हुए थे उनको या तो डिमोट कर दिया गया, हटा दिया गया, या वो एकदम से मेन जो सत्ता थी या जो मेन क्या कहते हैं फ्रंट पेज था वो उससे गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक पूर्व और वर्तमान रक्षा मंत्री वो आते हैं भ्रष्टाचार की जो जांच थी उसके दायरे में, कि जहां पे इस बात पे जोर दिया जाता है कि पहले भी और वर्तमान में भी भ्रष्टाचार हुआ। नाम लिख दिया है मैंने, वही फेंग है और ली शिंग, इन दो को केंद्र में रखा जाता है कि ये दो लोग ने मिलकर बहुत भ्रष्टाचार किया है। ध्यान रखिएगा अभी भी डिफेंस की बात हो रही है, यानी कि आर्मी से जुड़ी हुई बात है। आगे की बात करें तो क्या चीजें आती हैं। अब पतन की समय रेखा और कहां से शुरू होती है, जब सर्वोच्च नेतृत्व पे प्रहार होता है। पहली बात, सीएमसी राजनीतिक कार्य विभाग के जो प्रमुख थे मियाओ हुआ, जो सीएमसी के ही प्रमुख थे, उनको ही हटा दिया जाता है। यानी कि वो जिस दल की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा सैन्य ढांचा है, सबसे बड़ा निकाय है, जिसकी अध्यक्षता एक प्रकार से देखा जाए तो शी जिनपिंग करते हैं, वहां पे जिसको प्रमुख बनाया गया था उन्हें हटाया गया, जो कि दशकों तक वो उन्होंने जिनपिंग के लिए काम किया था और बहुत सारी ऐसी खुफिया फाइलें थी जिसको उन्होंने खुद से नियंत्रित किया था, हटा दिया गया। फिर क्या होता है, अक्टूबर 2025 फुजियान गुट का पतन होता है। फुजियान गुट के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज मेरी प्लेलिस्ट को जरूर देखा करें। अक्सर मैं डॉट्स को इसलिए भी कनेक्ट करता हूं ताकि पिछली प्लेलिस्ट में जाके आप थोड़ा और अवेयर हो सके। प्लीज अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे तो एक बार गूगल करिएगा, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोज में, आर्टिकल्स में सुना होगा। इसमें बड़ी बात क्या कि वहां पे भी 9 बड़े जो अधिकारी थे उनको क्या कर दिया जाता है, वहां पे बर्खास्त कर दिया जाता है। जनवरी 2026 में जब इसका चरम हम देखते हैं, क्या होता है, सबसे बड़ा झटका, जो ग्राउंड फोर्स नेटवर्क था, जो ग्राउंड लेवल पे न सिर्फ मतलब इसकी जो सीमाएं थी वहां पे, बल्कि इंटरनली भी एक प्रकार से एकता के लिए काम कर रहा था, जिनपिंग के लिए काम कर रहा था। जिनपिंग का जो रोल है, मतलब सॉरी जो मॉडल है, उस पे काम कर रहा था कि जिनपिंग को कहीं ना कहीं, है ना, वो टॉप पे ले आया जाए, सबसे बड़ा नेतृत्व दिखाया जाए, उसको भी हटा दिया गया, है ना। जुलाई 2026 में रिक्त पदों को भरने हेतु सिर्फ 2 जनरल थे जिनकी पदोन्नति की गई। तो कहीं ना कहीं ये खुद, अगर इस पेज की बात करें जो आपके सामने दिख रहा है, ये इस बात को बताता है कि जिनपिंग साहब किसी न किसी बात से या तो डरे हुए हैं या किसी चीज में उनको बहुत ज्यादा संशय है, भय। आगे की बात करते हैं, क्या चीजें हैं। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है झांग यूशिया। कौन है ये? सीएमसी के वरिष्ठतम उपाध्यक्ष हैं, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, बहुत क्लोज माने जाते हैं शी जिनपिंग के, है ना। पृष्ठभूमि क्या रही? प्रिंसलिंग जो जिनपिंग के पिता हैं उनके साथी के पुत्र हैं और वियतनाम युद्ध के बहुत अनुभवी योद्धा, या हम कह सकते हैं कि पिछले 30 से 40 वर्षों में जो सबसे मजबूत युद्ध हुआ चीन का वियतनाम से, उसके एक महत्वपूर्ण योद्धा। जिम्मेदारी क्या थी कि ताइवान पे जो एकीकरण की बात हो रही थी, खासकर जो फोर्सफुली उनके एकीकरण की बात हो रही थी, उस समस्त जो उसका प्लान बना, उसके नीति नियंता यही थे, यानी कि झांग यूशिया। अगर हम थोड़ी सी और पृष्ठभूमि पे बात करें तो सुरक्षा कवच इनको प्राप्त था। क्यों? क्योंकि न सिर्फ ये जिनपिंग के पिता के जो क्लोज फ्रेंड थे उनसे जुड़ते हैं, इतिहास भी इनका मजबूत था, जिनपिंग की भी बहुत क्लोज थे, लेकिन उन पे भी जांच शुरू हो जाती है। जब हम जांच शुरू होने की बात करते हैं तो और क्या चीज होता है, जब हम कहते हैं कि जो इनका अभेद कवच है वो किस प्रकार से टूटने की बात होती है, क्या होता है,
झांग यूशिया पे रिश्वत के आरोप लगते हैं कि उन्होंने लगभग 235 मिलियन डॉलर का जो रिश्वत ली, यानी कि गबन किया। और संयुक्त स्टाफ प्रमुख जो लियू झेनली हैं, उनको भी इसमें जोड़ लिया जाता है। ये जितने भी नाम है प्लीज इनको सर्च करते जाइएगा, थोड़ा सा देखते जाइएगा। इसका मतलब कि झांग यूशिया और लियू झेनली, नाम थोड़े से आपको अजीब से लग सकते हैं, अवैध से लग सकते हैं, लेकिन ये सभी नाम चर्चा में रहे। चीन की अगर नेतृत्व की बात करें तो ये लोग भी आ गए रिश्वत के आरोप के लपेटे में। अब राजनीतिक रहस्य की बात करें तो क्या है कि जून 2026 में क्या होता है कि जो एनपीसी की हम बात करते हैं, जब हम एनपीसी की बात करते हैं तो 13 प्रतिनिधियों में, जिसमें 6 जनरल थे, उनको हटा दिया जाता है। मतलब फिर से एक 3 स्टार और 4 स्टार जो अधिकारी हैं उनको वहां पे, जिस कहते हैं कि एकदम से बिना किसी नोटिस के उनको हटा दिया जाता है। लेकिन झांग व लियू का नाम सूची में नहीं था। झांग यूशिया और यहां पे हम लियू झेनली की बात करें तो इनका नाम नहीं था। हम जून 2026 की बात कर रहे हैं। अब विश्लेषक क्या कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इनके खिलाफ, झांग यूशिया और लियू झेनली के खिलाफ जो सबूत थे वो और पुख्ता किए जा रहे हैं, मजबूत किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो आरोप हैं वो थोड़े से या तो अपारदर्शी हैं, या तो सिर्फ जिनपिंग की जो भय है, उनका जो डर है, उस पर ही आधारित है। और इसलिए उन पे ऊपर ऊपर से बोगस चार्ज क्रिएट कर दिए गए। फॉर्मल चार्ज इसलिए नहीं हो सका क्योंकि प्रूफ ही नहीं है। ये डर दिखाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या बातें, क्या ऐसा चीन में पहली बार हो रहा है कि कोई बड़ा कद्दावर नेता जिनपिंग जैसा वो डर रहा है? नहीं, पहले भी हो चुका है। हम सबको पता है माओ के बारे में, ठीक है। माओ ज़ेडांग की जब हम बात करते हैं तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से हम झांग यूशिया और जिनपिंग की बात करते हैं, वैसे ही माओ थे और लिन बियाओ थे। बड़ा फेमस नाम है दोनों। इतिहास अगर आप 2 मिनट में सर्च करेंगे तो सबका बारे में पता चल जाएगा। अब मार्शल लिन बियाओ जो थे, थोड़ा सा नाम इतना टफ है ना कि कई बार जुबान पे उस प्रकार से आता नहीं है ना। तो मार्शल लिन बियाओ जो थे वो माओ के नामित उत्तराधिकारी थे, रक्षा मंत्री थे। लेकिन होता क्या है, स्थितियां करवट लेती हैं और माओ का जो संदेह था वो लगातार बढ़ता जाता है। लिन बियाओ को देशद्रोही घोषित किया जाता है, रहस्यमयी स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर से एक बार माओ पीएलए में सफाई अभियान चलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सफाई अभियान के साथ जिनपिंग ने अपनी सत्ता शुरू की थी और अभी भी वो लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं। वहीं पे देखा जाए तो शी जिनपिंग और झांग यूशिया के साथ भी सेम रिलेशन। झांग यूशिया और शी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं। बहुत सारी तस्वीरों में आपने साथ में भी देखा होगा। अब ऐसे में उनको संदेह के घेरे में रखना, जांच शुरू करना, उनके नेटवर्क को तोड़ देना, यह बताता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है ना। पूर्व तानाशाही को अगर देखा जाए तो लास्ट से पर्ज एक टर्म आता है जिसे हम शुद्धिकरण कहते हैं। जो भी तानाशाह होता है ना, जब भी सत्ता में आएगा वो सबसे पहले उन लोगों को हटाएगा या हटाने का कोशिश करेगा जो या तो उनके पूर्ववर्ती के सहयोगी रहे या जिनको देख के लगता है कि हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो सहयोगी हैं, इनको क्यों हटाया जा रहा है? वो इसलिए हटाया जा रहा है कि इनको डर है कि कहीं फैक्ट्स न सामने आ जाएं। ऐसा विश्लेषकों का मत है ना, कि जिनपिंग को डर है कि कुछ फैक्ट्स ना आ जाएं या हमारे खिलाफ कुछ बातें ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि वफादारी की प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। आपने जब हिटलर को पढ़ा होगा, आपने जब मुसोलिनी को पढ़ा होगा, आपने जब इदी अमीन को पढ़ा होगा, तो कई बार रिफ्रेमिंग की जाती है, रिप्रोग्रामिंग की जाती है कि वफादार कैसे सेट किए जाएं। तो अप्रैल से जून 2026 में क्या हुआ कि बीजिंग के जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय था, वहां पे बहुत सारे जो वरिष्ठ जनरल थे उनका प्रशिक्षण होता है। कैसा? क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, कि उनको क्या प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ उनको पता है। तो जाहिर सी बात है कि जिनपिंग की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति की जा रही होगी। दूसरी बात, शी जिनपिंग विचारधारा जो है, उनके जो काम करने का तरीका है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उस पर ही कहीं ना कहीं अध्ययन कराया गया, ऐसा विश्लेषकों का मत है। और भ्रष्टाचार विरोधी चेतावनी फिल्में दिखाई गई कि भाई भ्रष्टाचार नहीं करना। जिनपिंग साहब एकदम गुस्सा आ जाते हैं। और बुनियादी परेड अभ्यास की, ठीक है तुमको परेड भी आनी चाहिए, पर बेसिकली तुम्हें जिसे कहते हैं बूट लिकिंग, या हमारे एक टर्म होता है जब किसी को बहुत ही मक्खन लगाया जाता है, वैसे तो बटर से जुड़ा है पर उसको बटलर कह दिया जाता है, जो बहुत मक्खन लगाने का तरीका बता दिया गया कि होगे तुम आर्मी के अधिकारी पर मक्खन लगाना तुम्हें आना होगा। किसको? जिनपिंग को। अब है क्या उद्देश्य, क्या था कि सैन्य वफादारी को झांग यूशिया का जो पुराना नेटवर्क था उससे इतर
सीधे ही जिनपिंग के यानी कि जो केंद्रीय सत्ता है उनके प्रति केंद्रित करना की हो सकता है कि झांग यूशिया ने कोई अलग प्रकार से अपनी आर्मी को कुछ समझाया हो, वहां से वो विचार निकाल के, झांग यूशिया के विचार को निकाल के जिनपिंग के विचारों को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर देना, ताकि किसी प्रकार का डर ना हो, भय ना हो, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। क्या है, अब विश्लेषक भी दो प्रकार से अपना ओपिनियन रखते हैं। पहला सिद्धांत ए जो कहता है कि हां, वास्तविकता में शायद भ्रष्टाचार हुआ होगा, है ना। मिसाइलों में ईंधन की जगह पे पानी भरे जाने की बात हो जाए, है ना, घटिया हथियारों का यूज की बात हो जाए, उसमें से कुछ पाकिस्तान को भी सप्लाई हुए थे, आप चेक करिएगा उसको, है ना। 2027 में देखा जाए तो वो पीएलए को विश्व स्तरीय सेना बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी पीएलए बहुत कमजोर है। कमजोरी नहीं, शासन के नियंत्रण का प्रदर्शन है, इस कारण इन लोगों पे गाज पड़ी कि इन्होंने सेना को उस प्रकार से मजबूत नहीं किया और करप्शन भी किया। विश्लेषकों का एक वर्ग यह मानता है। दूसरा वर्ग क्या मानता है कि नहीं, उनको एक प्रकार से असुरक्षा है ना, वो एक तख्ता पलट के डर में जी रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो कूप प्रूफिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार का तख्ता पलट ना हो। बार बार अपने ही वफादारों को हटाना क्यों, ये कहां से जायज है। उसके बाद सैन्य नेतृत्व में एक प्रकार की भय की संस्कृति प्रोपेल कर दी गई है कि तुमको एक बात याद रखना है कि देश गया साइड में, संस्कृति गई साइड में, जो सर्वे सर्वा है वो कौन है, शी जिनपिंग। तो उसके प्रति वफादार रहना है, वरना जो भी उनका क्लोज भी अगर उनसे इतर गया तो उसको हटा दिया गया है। एक विश्लेषक, एक प्रकार के विश्लेषक ये मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तानाशाहों में अंतर्निहित कमजोरी क्या होती है। जैसे पहली समस्या होती है कि वो दरअसल योग्यता की बात ही नहीं करते, वो देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा क्लोज है और मक्खन लगा जा रहा है। निष्ठा की बात होती है। जैसे जब हम इथिक्स पढ़ते हैं तो हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं और ऑनेस्टी की बात करते हैं। ऑनेस्टी मतलब वो बात जो पूछी गई वही बता देना, इंटीग्रिटी की उन बातों को भी बताना जो नहीं पूछी गई। यहां पे जो अक्सर तानाशाह चाहते हैं कि वही बात बताई जाए जो सुनना चाहते हैं। आपने ईमानदारी से तर्क की, रैशनल की बात की तो आपको हटा दिया जाएगा। तो क्या है कि नियुक्ति सैन्य रिकॉर्ड या कमांड क्षमता पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत वफादारी पे होती है। युद्ध में यह आज्ञाकारिता घातक साबित हो सकती है। यह हुआ है रूस के साथ, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। दूसरी बात क्या है, बुनियादी समस्या क्या है कि पूरी तरीके से नियंत्रण चाहते हैं। चीन में लिखा जाए कि जब हम राजनीतिक कमिसार की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम किसी भी देश की बात करते हैं, अब हम बुनियादी समस्या अगर दूसरे की बात करें तो जब पार्टी नियंत्रण तंत्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं राजनीतिक कमिसार प्रणाली की। राजनीतिक कमिसार प्रणाली यह है कि पार्टी का एक सदस्य है जो सेना के साथ जुड़ता है और सेना के जो सिपाही हैं या जो अधिकारी हैं उनकी वफादारी किधर हो इसको सुनिश्चित करता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, वैसे ही जो कमिसार होता है वो सेना के लिए व्हिप जारी करता है कि देखो चाहे जो हो जाए, ठीक है, आपको रहना जिनपिंग के साथ है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो एक बात यह है कि यहां पे क्या हो जाता है कि शांति काल में तो काम करता है, लेकिन जब युद्ध होता है तो क्या होता है, डर जाते हैं सैनिक, क्या करना है, राजा को बचाना है या देश को बचाना है। और इस प्रकार से बहुत से तानाशाहों को आपने गिरते देखा होगा, जिसके बाद वो संभल नहीं पाए, है ना। चलिए अब हम भाई बात करते हैं कि विश्वसनीय सूचना का अभाव, जो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है वो क्या है। पुतिन की भूल क्या हुई, 2022 में व्लादिमीर पुतिन आश्वस्त थे क्योंकि उनके सेना प्रमुख ने कह दिया था कि हम बहुत आसानी से यूक्रेन को जीत लेंगे, ठीक है, लेकिन किसी ने उनको बहुत अंदर जाके अंतर्निहित रियलिटी बताने का प्रयास नहीं किया कि गुरु इतना भी आसान नहीं है। शी जिनपिंग का संकट क्या है कि 32 जिनको प्रोन्नत किया गया उनमें से 29 3 स्टार जनरल है। अगर वही जांच के घेरे में है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनके भी कुछ इनपुट्स जो थे, ये जिनको हटा दिया गया जो जांच के घेरे में है, इनके भी कुछ इनपुट्स थे जिनसे जिनपिंग प्रभावित नहीं थे। उन्हें लगा कि नहीं, हमको ईमानदारी से चीजें नहीं बताई गई, है ना। तो इसलिए ईमानदारी से का मतलब क्या है कि हमारे हित की चीजें नहीं बताई गई हैं। आप तो तर्क की बात कर रहे हैं, हम तो तानाश हैं, तर्क कहां काम करेगा, है ना। ये बातें यहां पे चल रही हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं पोटेमकिन सेना, यानी कि पोटेमकिन मिलिट्री। क्या होती है, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि क्रीमिया में जब गरीबी छिपाने की बात हुई तो कुछ ऐसे गांव बनाए गए जो नकली थे लेकिन आकर्षक थे। जैसे आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि भारत में कोई बहुत बड़ा नेता आया था और कुछ रोडों को ना ग्रीन उनसे ढक दिया गया था कि लगे कि हर जगह तो अच्छा ही है, उसके पीछे की जो कमी थी, उसके पीछे का जो पिछड़ापन था उसको छुपा लिया गया था। इसको ही कहते हैं जब आप वास्तविकता छुपा लेते हैं और एक फेक असलियत सामने रख देते हैं। उसी को हमने यहां कह दिया पोटेमकिन सेना या पोटेमकिन मिलिट्री। आधुनिक अर्थ क्या है कि वो सेना
जो परेड और इस प्रकार के दिखावटी मिलिट्री जो क्या कहते हैं गतिविधियां हैं वो करे, लेकिन भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन असल में रियलिटी हो। ऊपर से देखिए कि बहुत मजबूत सशक्त क्या क्या परेड कर रही है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट दिखा रही है, पर अंदर भर के वहां पे अगर करप्शन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेमकिन मिलिट्री कहेंगे, है ना। अब क्या है कि पीएलए की बात करें तो 1979 के जो युद्ध हुआ, जो वियतनाम में, जिसका मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, उसके बाद से कोई बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा नहीं है ना। और क्या है, हम खुद बात कहते हैं कि बार बार जब इस प्रकार से पूरा पीएलए के अधिकारी तंत्र हटा दिया जाता है, जांच बैठ जाती है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस पीएलए को दरअसल वास्तविक में एक सेना मानेगा। उनकी जो कमजोरी है वो सामने दिख जा रही है, न्यूज में आ जा रही है। भाई मेन जो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए अधिकारी उनको हटा दिया जा रहा है, तो किस प्रकार से कोई ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दिखावटी सेना का एक जो सिंबल है वो इसके साथ चल रहा है ना। अब अगर हम बात करें तो जिस हम आर्थिक संकट की बात करते हैं तो कुछ दिक्कतें हैं वहां पे। जैसे पहली बात, 1.4 अरब आबादी है, लेकिन 3 अरब लोगों के लिए वहां पे आवास बना दिए गए हैं। अब ये जो घोस्ट सिटीज हैं जहां पे कोई रह ही नहीं रहा है, उसका खर्चा कौन बियर करेगा, क्योंकि इतने लोग तो अभी है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही, जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी वो भी कमजोर हो रही है। इतनी कमजोर हो रही है कि बुजुर्गों हैं जो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, युवा कामगार कम होते जा रहे हैं। ऋण की बात कर ली जाए तो जो कर्ज है, कर्ज पे आधारित विकास उनका है, क्योंकि बेसिकली वो डेट लेते जा रहे हैं, देन उसके बाद वो उसके आधार पर विकास कर रहे हैं। ये तो बाद में वापस करना होगा ना। और कहीं ना कहीं जो निवेश है वो राज्य के हाथ में है ना, स्टेट के हाथ में है। घरेलू जो उपभोग है, जो घरेलू स्तर पर जो बिजनेसमैन है वो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे, तो स्टेट ही सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। एंड देन वहां पे आय असमानता बहुत ज्यादा है। लिखा है 60 करोड़ नागरिकों की आय लगभग $140 प्रति माह है, जो ये बताता है कि हम भले कह दें कि चीन विकसित हो चुका है, वो खुद तो मानने को तैयार नहीं है। आंकड़े भी यही कहते हैं कि तुम विकसित नहीं हो, तुम दिखावा भले कर रहे हो, पर यू आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या बातें। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो जो भी तानाशाह या इसी प्रकार की विचारधारा वाले नेता हैं वो एक ही प्रकार की राजनीति करते हैं। वो क्या है, भय की राजनीति, यानी कि डर की राजनीति। ठीक है, वो आर्थिक प्रदर्शन पे ध्यान नहीं देते, आइडियोलॉजी बदलती रहती है। जो काम करता है हमेशा वो है भय, और इसी भय के तत्वावधान में सेना को भी दबाने का प्रयास हो रहा है ना। तो यही शासन का मुख्य अधिकार है कि जो हम आइदर माई वे और हाईवे, मेरे साथ आ रहे हो वरना बाहर निकल जाओ, है ना। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की गतिविधियां चीन में देखी जा रही हैं ना। अब जैसे लिखा है कि बाहरी तनाव आंतरिक चिंताओं से ध्यान भटकाते हैं, जबकि सैन्य शुद्धिकरण आज्ञाकारिता को लागू करता है। तो कुल मिला के वो आंतरिक स्तर पे सेना को लगातार सुधारने का जो प्रयास हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेना को खोखली कर रहे हो ना। और सेना को खोखला क्यों कर रहे हो, कि वही अधिकारी हैं जो हमारे भय को दिखा के लोगों को जोड़ सके। ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी की बात करती है। चलिए अब आ जाते हैं खुफिया युद्ध, सीआईए राज। देखिए सीआईए ने एक वीडियो जारी कर दिया था जहां पे उसने जो चीनी सैन्य अधिकारी हैं उनकी वहां से ना भर्ती वीडियो एक जारी कर दिया था, किस प्रकार से भर्ती की जाती है। उसको लेके चीन का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। चीन ने अपना रिबटल भी दिया, रिप्लाई भी दिया, पलटवार दिया, पर उससे कुछ हुआ नहीं। क्लियर तरीके से पता चल गया कि किस प्रकार से वहां पे सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और उसके नेगेटिव्स को भी देखा गया। अब अगर हम देखें तो ताइवान के स्तर पे देखा जाए तो क्या बात है। पहली बात तो यह कि यदि ताइवान पे हम हमले की बात करें, जो बहुत चर्चा में है कि कभी भी चीन कर सकता है, तो क्या होगा कि रूसी सेना की तरह विफल होने की संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि बड़े अधिकारी तो हटाए जा रहे हैं, है ना। ऊपर से बड़ी ही एकदम चमकदार बूट पॉलिश वाली सेना लग रही है, अंदर से खोखली है सेना, अधिकारी हटाए जा रहे हैं। अगर लड़खड़ा गई तो फिर चीन का जो स्तर है, चीन का जो एक इज्जत है वो बहुत घट जाएगी। दूसरी बात देखा जाए तो दिसंबर 2025 में जो छठा बड़ा सैन्य अभ्यास जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसमें देखा जाए तो यद्यपि ताइवान को टारगेट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पे भी छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कलई खुल गई, पोल खुल गई चीन की, कि दरअसल आप जितना कह रहे हैं ना, वो है ना पंक्ति की जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़े है ना। ये शायरी कहीं ना कहीं, ये जो पंक्ति है जो अवधि में लिखी गई है, वो इसी चीन पे है कि जितना बोलता है दरअसल उतनी गंभीरता है नहीं, वहां पे बहुत उस प्रकार की बातें हैं नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के लिए निहितार्थ क्या है। तो देखिए, हम अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बात करें तो पीएलए जो खुद अंदर ही एक टर्मोइल से गुजर रही है, हम वहां पे थोड़ा सा पीएलए को टारगेट कर सकते हैं ना। तात्कालिक सैन्य दुस्साहस की संभावना कम लग रही है, तो वहां पे हम अपने मोर्चे को मजबूत कर सकते हैं। नए की बात की जाए तो जो
जो शी जिनपिंग हैं, जिनकी बात बार बार मैं यहां पे कर रहा हूं राष्ट्रपति के तौर पे, है ना, जब उनके अंधभक्त कमान संभालेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा जो होती है ना, उनकी जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा को टारगेट करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म में विचारधारा चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आक्रामक होकर ही बात करेंगे। और थर्ड, अगर देखा जाए तो चीन की जो कमजोरी है, आर्थिक स्तर पे हो, सामरिक स्तर पे हो, भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में अपने विस्तार को मजबूत करने के लिए। तो यूं तो डायरेक्टली नहीं, पर इनडायरेक्टली देयर आर सो मेनी इक्वेशंस जिसको भारत अपने हाथ में पूरी तरीके से काबू में ले सकता है। चलिए अब आ जाते हैं निष्कर्ष के तौर पे। निष्कर्ष क्या है कि क्या शी जिनपिंग का ये अंत है जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं? देखिए, सत्ता पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और हम हमेशा कहते हैं कि जो इस प्रकार के लोग जब तक सत्ता में मजबूत रहते हैं, उनके मनपसंद के अधिकारी आते रहेंगे और वो मजबूत होते रहेंगे। अधिकारी आएंगे जाएंगे, जो बना रहेगा वो है शी जिन का प्रभुत्व। तो अभी के लिए हां, एक एंगल बनता है कि शायद अंदर से कोई कूप हो जाए, विरोध हो जाए, सेना के अंदर से उनको अपदस्थ कर दिया जाए, संभावना उसकी कम रख रही, क्योंकि जो इस प्रकार की विचारधाराएं हैं वो उसको पहले ही दबा के साइड होते हैं, क्योंकि ही इज वेरी श्रूड, तो वो दबाते जा रहे हैं ना। तो क्या है कि दीर्घकालिक जो स्तर पे देखा जाए तो शायद कुछ हमको विद्रोह देखने को मिले। अभी शी जिनपिंग मजबूत हैं, लेकिन भविष्य की गर्त में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। इतिहास गवाह रहा है, जिनका उदाहरण मैंने शुरुआत में दिया, उन सब ने अंत में या तो खुद को मार लिया या उनको पकड़ के मार दिया गया। हो सकता है जिनपिंग का भी जो एंड हो वो कुछ इसी प्रकार का हो। आपको क्या लगता है कि जिनपिंग के केस में क्या रिजल्ट हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर देते जाइएगा। प्रश्न यह है कि दिसंबर 2025 में चीन द्वारा ताइवान के इर्द गिर्द आयोजित बड़े नौसैनिक / वायु अभ्यास का नाम क्या था, जिसमें बंदरगाहों की घेराबंदी का अनुकरण किया गया था? हालांकि इसमें टिक लग गया है, पर फिर भी अपने हिसाब से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैंने नीचे का आंसर तो हटा दिया गया था, टिक हटाना भूल गया था, पर फिर भी आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आज की वो ये कि स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं उसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 10 जुलाई तक की ऑफर है। हमारे स्मार्ट इंटीग्रेटेड P2I फाउंडेशन बैच में मेरा कोड विकास लाइव यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो बैच है जो 18 जुलाई से शुरू है, 10 जुलाई तक अगर इसमें जुड़ेंगे तो भी आपको 50% का ऑफ मिलेगा, और विकास लाइव कोड के साथ आपको और भी सुविधाएं मिलेंगी गिवन कि आप कोड लगाते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे आ जाइए। स्कैन करके PDF नहीं मिलेगा, इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, यहां पे भी जुड़ जाइए। इस वीडियो के अंत में आप कमेंट करते जाइएगा कि क्या लगता है कि शी जिनपिंग का अंत निकट है, उनका भय वाजिब है, या अभी वो ठीक ठाक लंबे समय तक राजनीति कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भारत के युवाओं का जो प्रतिक्रिया है मैं उसका वेट करूंगा। बाकी इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम पे जो टारगेट UPSC बाय विकास सिंह वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट के इंतजार में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।